हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और कंटिन्यू क्लासेस को देख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। द नेम ऑफ द थिंकर इज जॉन स्टुअर्ट मिल। हमने लास्ट क्लास में जेरेमी बेंथम के बहुत अच्छे से समझा था उनके बारे में। ये जेरेमी बेंथम की डिसिपल है, मतलब स्टूडेंट हैं। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, उन्होंने अपने टीचर से क्या क्या सीखा और इनकी लाइफ कैसी रही और इनकी की कॉन्सेप्ट्स क्या रहे हैं। जेएस मिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं हमारे, क्योंकि इनसे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। देन मेक श्योर कि आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, इनके कोर आइडियाज़ प्रिंसिपल आपको सब पता होने चाहिए। देन विदाउट डिलेइंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप थोड़े अटेंटिव होकर पढ़ना, ठीक है। नोट्स बना लेना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जीएसपीएल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक अ पेन फ्रॉम हियर, देन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके तो सबसे पहले हम इनका टाइम पीरियड देखेंगे। जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, जिसको हम जेएस मिल भी कहते हैं, इनका टाइम पीरियड है 1806 टू 1873। ओके ये इनका टाइम पीरियड है। ही इज़ अ फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ठीक है। ये फिलोसोफर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी हैं। पहले जो स्कॉलर्स थे या फिर अभी भी जो स्कॉलर्स होते हैं वो किसी एक फील्ड में माहिर नहीं होते, उन्हें बहुत मल्टीपल फील्ड के बारे में नॉलेज होती है, तभी वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानता है देन उसको इकोनॉमी की समझ नहीं होगी या फिर उसको हिस्ट्री नहीं पता होगी। ये सारे क्या है, ये एक दूसरे के इंटरलिंक डिसिपल्स हैं, ठीक है। डिसिप्लिन्स बोलते हैं जिनको, चाहे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और ये पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इनका जो इंटरेस्ट एरिया था वो इकोनॉमिक था और पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रॉफिट ऑफ लिबरलिज्म। इन्हें प्रॉफिट कहा जाता है किसका, लिबरलिज्म का। लिबरलिज्म का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर हमें हिस्ट्री में किसी ने दिया है तो वो कौन है, जेएस मिल ही। जेएस मिल ने ही एक लोगों के अंदर एक भावना पैदा की थी कि किस तरीके से लिबरलिज्म, उदारवाद के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर जी सकते हो, गवर्नमेंट को अपने हिसाब से कंसेंट से चुन सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ला सकते हो, वीमेंस के राइट की इक्वालिटी की बात की थी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए थे, ठीक है। इनका हमें जो कंट्रीब्यूशन है मेजरली देखने को मिलता है लिबर्टी के फील्ड में। यूटिलिटेरियनिज्म का भी कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो जेरेमी बेंथम ने बोला था कि हम अपने लाइफ को में जो प्लेजर होता है, पेन होता है, उसको हम एक स्केल से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनका आइडिया थोड़ा डिफरेंट था। इनने फीलिंग्स को इमोशंस के ही जैसे रखा है कि नहीं, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये इनका आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन हाँ, किससे एसोसिएटेड, इनके टीचर से, उनके टीचर से इन्होंने सीखा है, लेकिन उसमें थोड़े से परिवर्तन किए हैं, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लोकतंत्र को, और फेमिनिज्म को भी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। कौन, जेएस मिल, ठीक है। सबसे पहले हम इनकी अर्ली लाइफ और इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस को हम डिस्कस करेंगे, क्या इनकी लाइफ रही है और किन किन के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस रहा है। तो इनका जन्म होता है लंदन में मई 20 1806 में, ठीक है। और ये सन होते हैं जेम्स मिल के, ठीक है। जेम्स मिल भी आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट थिंकर रहे हैं। इनके पापा ऑलरेडी एक थिंकर थे, तो बेटा तो वापस जाएंगे, ठीक है। तो जेम्स मिल के भी कंट्रीब्यूशन बाद में देखेंगे। और ये डिसिपल रहे हैं किसके, जेरेमी बेंथम के, ठीक है। जो जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल है ये फ्रेंड्स थे मेरे ख्याल से। हाँ ये फ्रेंड्स थे। देन उनके ही साथ में ये रहे हैं, उनसे ही पढ़े हैं, उनके आइडियाज़ को उन्होंने देखा है, उनके आर्टिकल्स को पढ़ा है। तो वही सारी चीज़ें किसने डेवलप की हैं, जेएस मिल ने डेवलप की। लेकिन जेएस मिल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगर जेरेमी बेंथम सिर्फ यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं, देन जेएस मिल बहुत सारी बातों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एंड इनका जो स्कूलिंग हुई थी वो क्या थी, होम स्कूल हुआ था, मास्टर्स ग्रीक एंड लैटिन बाई द एज ऑफ 8, ठीक है। और इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है सबसे ज़्यादा किस पे रहा है, जेरेमी बेंथम की यूटिलिटेरियनिज्म में, ठीक है, जिसमें रैशनलिज्म की बात करते हैं और ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल के ऊपर भी ये बात करते हैं, जिन्होंने कहाँ से लिया है, जेरेमी बेंथम से लिया है, जो इनकी कौन रहे हैं, टीचर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा है कॉलेराइज एंड द रोमांटिक थिंकर्स, वैल्यू ऑफ इमोशंस, कल्चर एंड इंडिविजुअलिटी। ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और इन चीज़ों को वैल्यू रखते हैं, सेंटर में रखते हैं इमोशंस को, ठीक है। ये कहते हैं कि ह्यूमन से इमोशंस को डिपार्चर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ह्यूमंस को अलग रख दिया, उसके इमोशंस आपने अलग रख दिए, नहीं। अगर कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे एनिमल्स ही हैं, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस आगे आ जाते हैं, ठीक है। हम इमोशनल होकर काम करते हैं, या फिर हमारे किसी के प्रति इमोशंस होते हैं, हमारी फैमिली के प्रति हमारे लव के इमोशंस होते हैं, हमारे एनिमीज़ के थ्रू हमारे हेट के इमोशंस होते हैं, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये एकदम से कैसे हैं, ये सेंट्रल है, नेचुरल है,
ठीक है। कल्चर को ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। सारे इंसान एक यूनिट हैं, अलग अलग यूनिट हैं। सारे इंडिविजुअल्स की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो अलग होती हैं, उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनकी डिज़ायर्स अलग होती है, तो उनको ऐसे अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। पूरी होल कम्युनिटी या फिर पूरे समाज के लिए किसी एक इंडिविजुअल की बलि नहीं देनी चाहिए, इस तरह की बात कौन करते हैं, जेस मिल करते हैं। अगर ये लिबर्टी के प्रॉफिट कहलाए जाते हैं तो आप अपने आप से समझ लो कि लिबर्टी को अगर ये प्रोपगेट कर रहे हैं तो इंडिविजुअलिटी को प्रोपगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअलिटी ही लिबर्टी का एक कोर प्रिंसिपल है, कोर आइडिया है। ठीक है। एंड सफ़र्ड अ मेंटल क्राइसिस इन यूथ, तो देखो इन्होंने इनको मेंटल क्राइसिस इन्होंने सफ़र किया। ठीक है, जिसको हम डिप्रेशन वगैरह कहते हैं। ठीक है। एंड शिफ्टेड फ्रॉम प्योर बैंथमिज्म टू मोर ह्यूमनिस्टिक लिबरलिज्म। देखो पहले ये क्या थे, बैंथमिज्म का मतलब होता है जेरेमी बेंथम के जब आइडियाज़ आप पूरी तरीके से हाँ करते हो, उनके आइडिया को समझते हो और उसी को अपनाते हो, अपनी अप्रोच उन्हीं के अकॉर्डिंग चलाते हो, तो उसको बैंथनिज्म कहते हैं। ठीक है, बैंथमिज्म कहते हैं। इसी तरीके से स्कूल ऑफ थॉट्स को हमने डिस्क्राइब किया, डिवाइड किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में जब ये समझदार होते गए टाइम पीरियड के साथ साथ, तो उन्होंने और ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच अपना ली। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक लिबरलिज्म हो गए। जो बैंथम है वो सोसाइटी को क्या करते हैं, सेंटर में रखते हैं और इंडिविजुअल्स को आसपास घुमाते हैं। उनका मानना है कि एक समाज में जो ज़्यादा लोग जिस बात को कहें वो माननी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो थोड़े कम लोग हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जो जे एस मिल है वो आगे चल के कहते हैं नहीं, सारे ही इंडिविजुअल क्या है सोसाइटी में इक्वली इंपॉर्टेंट है और सारे लोगों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, इस तरीके की बात करते हैं जेम्स मिल। और इनके हम देखेंगे मेजर वर्क कौन कौन से रहे हैं जिनके लिए जाने जाते हैं। अ सिस्टम ऑफ लॉजिक इन्होंने 1843 में लिखी, जिसमें ये मेथड ऑफ रीजनिंग और इंडक्शन का बताते हैं। देखो रीजनिंग जो आप सोच रहे हो ये सब्जेक्ट है, नहीं नहीं, रीजनिंग का मतलब होता है जब आप किसी में तर्कवाद सोचते हो। ठीक है, तर्क सोचते हो ये ऐसा है तो क्यों है, इसका इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे, तो इसको हम रीज़न कहते हैं। किसी चीज़ के ऊपर आप सोचना, किसी चीज़ को ब्लाइंडली अपनाने ला ये चीज़ नहीं होती, किसी के ऊपर सोचना, तर्क विचार करना, देन फाइनल एक कंक्लूजन पे पहुंचना, ये होता है रीजनिंग। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लॉजिक इन्होंने 1843 में लिखी है। दूसरी इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1848 में लिखी है, जो इट इज़ द ब्लेंड ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल जस्टिस। इसमें इन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिक के बारे में बताया, दूसरे में क्या बताया, सोशल जस्टिस के बारे में बताया। ठीक है, अगर हम पार्टिकुलरली देखें जो इकोनॉमिक्स है हमारी, वो कहाँ से रेगुलेट होती है, सोसाइटी से। हम सारे लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, हम जितनी भी चीज़ें हम एक्रू कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कहाँ आते हैं, इकोनॉमी में आते हैं। तो जो सोशल जस्टिस है, सोशल लिबर्टी है, ये सारे किसके ब्लेंड करते हैं, एक दूसरे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, ऑन लिबर्टी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, जो 1858 में लिखी है इन्होंने, कॉर्नर स्टोन ऑफ द मॉडर्न लिबरलिज्म। इसी में उन्होंने क्या दिया था, मॉडर्न लिबरलिज्म का आइडिया दिया था, किसमें, ऑन लिबर्टी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, ऑन लिबर्टी बुक में, सॉरी। नेक्स्ट इनकी जो बुक आ जाती है वो आती है कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें इन्होंने क्या बताया था, डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया था और इसको अपलिफ्ट करने की बात कही थी। देन इनकी बुक आ जाती है यूटिलिटेरियनिज्म 1863। ये आपको याद रखनी है, क्यों? क्योंकि आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? जो यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट है वो जेरेमी बेंथम का, वाइल द बुक ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज ऑफ जे.एस. मिल। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। इसमें ये डिफेंस करते हैं और रिफाइनमेंट करते हैं बेंथम की थ्योरी को। बेंथम ने जिस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव फॉर्म में अप्रोच किया था, ये क्वालिटी बताते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, हम हर चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, ह्यूमन इमोशंस को मेज़र नहीं कर सकते, ह्यूमन एफर्ट्स को मेज़र नहीं कर सकते, तो वो उन चीज़ों को डाइवर्ट करके क्वालिटी की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं अपनी किस बुक में, यूटिलिटेरियनिज्म बुक में। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स की बात करते हैं। इसमें देखो ये ना इक्वल राइट्स की बात करते हैं, किसके लिए, औरतों के लिए। तो ये पहले फेमिनिस्ट भी बोले जाते हैं, पहले नहीं मतलब ये बहुत बड़े फेमिनिस्ट बोले जाते हैं, जो 1869 में हुए थे। ठीक है, सॉरी 1869 में उन्होंने ये बुक लिखी थी, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो देखो ये तीन जो बुक है उस पर स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसमें अर्ली फेमिनिस्टिक क्लासिकल अप्रोच उन्होंने अपनाई थी, इसमें द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन हम पढ़ते हैं इनकी फ़िलासफ़ी ऑफ लिबर्टी। फ़िलासफ़ी ऑफ लिबर्टी इनकी क्या कहती है, तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जो डेफिनेशन करती है, लिबर्टी टू डेवलप इंडिविजुअलिटी एंड परसू सेल्फ एक्सप्रेशन। इनका मानना है कि लिबर्टी वही होती है जहाँ पे हर एक इंसान अपना क्या करे, इंडिविजुअली डेवलपमेंट कर सके और सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके। देखो हमें अगर किसी चीज़ की लिबर्टी, वो कैसे पता लगेगी, मुझे अगर लिबर्टी है तो मैं अपने आइडियाज़ थॉट दूसरे को बता सकती हूँ, किसी भी मोड्स के हम क्या कर सकते हो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट डे, तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं अपने आइडियाज़ को व्यक्त कर रही हूँ। कोई न्यूज़पेपर्स के थ्रू करता है, कोई पैम्पलेट्स निकालता है, कोई ऑनलाइन
बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, व्लॉगिंग वगैरह करता है, तो वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट है। तो इनका मानना है लिबर्टी तब होगी जब लोगों को क्या होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की हम आज़ादी देंगे, साथ में उनको इंडिविजुअल को डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। देखो, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, मैं अपना डेवलपमेंट कैसे कर सकती हूँ, जब मेरे पास लिबर्टी होगी। अगर चारों तरफ से मेरे पास रेस्ट्रिक्शंस है, एक वॉल खड़ी कर दी जाए बहुत बड़ी बड़ी, जब मैं घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, दुनिया देख नहीं पाऊंगी, अच्छा सोच नहीं पाऊंगी, अपने लिए कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो ये क्या है, ये लिबर्टी नहीं, अल्टीमेटली क्या है, मेरा सब्जेक्शन हो रहा है, मुझे समाज में दबाया जा रहा है। तो ये कहते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल बकवास है, बेकार है। लिबर्टी का सही मतलब ये होता है जब आप एक पूरा पैरामीटर देते हो, फील्ड देते हो इंडिविजुअल्स को, ताकि वो ग्रो कर सकें और साथ में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। जिसमें इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्म प्रिंसिपल निकल कर आता है लिबर्टी से ही। तो इनका हार्म प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुल एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू द से। इनका हार्म प्रिंसिपल आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हार्म प्रिंसिपल किसने दिया और हार्म प्रिंसिपल का मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, उन्होंने ये बोला है कि आप अपनी लिबर्टी को इस तरीके से एक्सरसाइज करो, इस तरीके से उसको एंजॉय करो कि दूसरों को हार्म ना हो, ठीक है। दूसरों को हार्म कैसे हो सकता है, अगर मान लो एक सड़क पर बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, और उस भीड़ में एक इंसान ने दूसरे इंसान को चाकू मार के मार डाला, ठीक है। तो उस इंसान ने तो कह दिया कि मुझे तो लिबर्टी है मारने की इसको, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे जो खड़े थे लोग उतने ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं फील कर पा रहे हैं। लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ एक्शंस में नहीं होती, लिबर्टी थॉट्स में भी होती है। वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं। तो आपका जो एक्शन किया आपने आपने एक एक्शन किया सिर्फ ये सोच के कि वो मेरी लिबर्टी है, लेकिन इससे क्या हुआ, दूसरों की लिबर्टी एकदम से ख़त्म होगी। जो इंसान मार दिया आपने उसकी लिबर्टी पूरी तरीके से ख़त्म होगी। लेकिन जितने भी लोग थे वहाँ पर, वो इतनी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गए, इतने घबरा गए कि उनकी लिबर्टी को भी डेंजर हुआ। तो उन्होंने बोला कि अपनी लिबर्टी को इस तरीके से एक्सरसाइज करो, इस तरीके से एंजॉय करो कि जो समाज में और लोग हैं या फिर जो दूसरा पर्सन है तुम्हारे पास, वो इसको बहुत ज़्यादा क्या ना समझे, अपने आप से ऑपरेशन ना समझे, ठीक है। तुम ऐसा कोई काम मत करो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि अगर कोई क्राइम कर दे और वो बोल दे कि अरे मुझे तो लिबर्टी है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नहीं, हमें लिबर्टी मिली है लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के साथ मिली है, ठीक है। हमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपको लिबर्टी इन्जॉय करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से लिबर्टी इन्जॉय करें कि दूसरे की लिबर्टी इन्जॉय नहीं हो पा रही आपकी वजह से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही क्या था, जेएसएमएल का हार्म प्रिंसिपल था, जो आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। एंड एडवोकेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच कंसाइंस लाइफस्टाइल, और इन्होंने एडवोकेट किया है किसके लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। हर इंसान को बोलने का अधिकार होना चाहिए, एक्सप्रेशन का अधिकार होना चाहिए, कंसाइंस का अधिकार होना चाहिए, सोचने की, समझने की और अपने तरीके से लाइफ जीने का, जिसको हम लाइफस्टाइल कहते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लग्जीरियस तरीके से रहना चाह रहा है देन उसको भी फ्रीडम है, कोई मिडिल क्लास है उसको भी फ्रीडम है, और इंडिविजुअल को डेवलप होने दिया जा रहा है। अगर कोई समाज में अच्छा कर रहा है, अपनी लाइफ में कर रहा है, तो स्टेट उसको दबाएगा नहीं, वो अपने मेहनत से आगे बढ़ रहा है, तो स्टेट को उसको एनकरेज करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको दबाना चाहिए। ये सारी बातें निकलती हैं जेएस मिल के आइडिया से, ठीक है। एंड ही बिलीव डाइवर्सिटी एनरिचेस सोसाइटी, और इनका मानना है जो डाइवर्सिटी होती है सोसाइटी में, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की सोच होती है उनकी, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, इससे क्या होता है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा एनरिच होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करती है, या फिर बहुत ज़्यादा कैसी बन जाती है, डेवलप्ड बन जाती है। इन्होंने इनमें जेन्युइन प्रोग्रेस रिक्वायर फ्री डिस्कशन, और उन्होंने माना है कि अगर आपको सच में एक देश में या फिर एक स्टेट में क्या करनी है, आप प्रोग्रेस लानी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म देना होगा लोगों को, ठीक है। लोग आपस में आके बात कर सकें कि उन्हें ये करना है, वो करना है, एसोसिएशन बना सकें, अपना वर्क कर सकें, कंपनीज इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये सब कब होगा, जब तुम लोगों को फ्री रखोगे, तभी तो लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, जाके बातें करेंगे, उनसे समझेंगे, अपने आइडियाज़ उन्हें देंगे, देन मिलकर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये क्या करता है, ये एनरिच करता है सोसाइटी को। एंड वॉर्न अगेंस्ट टायरनी ऑफ मेजोरिटी इन डेमोक्रेसी, लेकिन ये कहते हैं कि जो टायरनी है मेजोरिटी की, वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, डेमोक्रेसीज को बहुत सारे थिंकर्स ने टायरनी ऑफ मेजोरिटी बोला है, क्योंकि इनका मानना है जो भीड़ होती है वो कभी ऐसा नहीं होता कि सही फैसला करे, हमेशा भीड़ भी गलत हो सकती है, ठीक है। तो ये बात कौन कहता है, जेएस मिल कहते हैं। इनके आइडिया में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड। इनका इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का, वो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है, ठीक है। वो क्या कहता है और कहाँ से उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। देन अडॉप्टेड बाय बेंथम ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल बट इम्प्रूव्ड इट। देखो, इन्होंने जो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है वो जेरेमी बेंथम से ही लिया है, लेकिन वहाँ पे क्या किया उन्होंने, चेंजेस किए हैं कुछ। जेरेमी बेंथम का अगर मैं यूटिलिटेरियनिज्म का थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ रिवाइज करूँ तो ये कहता है कि समाज में या फिर स्टेट में वही काम होने चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो, ठीक है।
अगर 100 लोग हैं उसमें से 80 लोग किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं और 20 लोग उसके अगेंस्ट हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस नहीं, स्टेट को हमेशा क्या करना चाहिए, उन 80 लोगों की बात सुननी चाहिए, जिससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुश रख सको। ये बात कौन कहते हैं, जेरेमी बेंथम कहते हैं, ठीक है। ये उन्होंने अपने ही इस आइडिया से अपने स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन जो जेएस मिल थे उन्होंने इस आइडिया को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने जो अप्रोच दिया वो एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ठीक है। मतलब आपने सारे प्लेजर्स को इक्वली नाप लिया। देखो अब इसमें कैसा मतलब है, अगर मान लो मेरी आज सरकारी नौकरी लगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत 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 ज़्यादा, मतलब अगर उसको नहीं मिली तो मतलब समझ लो कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, उसको अगर नौकरी मिली वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगर मैं न्यूट्रल रहती हूँ तो चलो ठीक है, वो और ज़्यादा खुश हो जाए। तो क्या मेरे जो खुश रहने की इंटेंसिटी है और उसके खुश रहने की इंटेंसिटी वो इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है। मेरी क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि मुझे पता था मेरा हो जाएगा। लेकिन उस बंदे का अनएक्सपेक्टेड हो गया, समझ लो, ठीक है। मेहनत उसने की है लेकिन उसने सोचा नहीं था, बट स्टिल हो गया। देन उसकी खुशी ना 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या है, ये एक पैरामीटर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा कि आप क्या करो, दोनों की इंटेंसिटी को इक्वली मेजर करो। हर इंसान के अंदर प्लेजर और पेन को मेजर करने की इंटेंसिटी हो या फिर वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। किसी को खो देना बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है, तो किसी को अपनी प्यारी सी चीज़ खो देना पेनफुल लगती है। तो आप उनको सेम पैरामीटर पे क्या नहीं कर सकते हो, मेज़र नहीं कर सकते। यही बात कौन कहते हैं, जेएस मिल कहते हैं। लेकिन जो जेएस मिल अपना यूटिलिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, उसमें कहते हैं क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शंस बिटवीन प्लेजर। उन्होंने बोला है कि हमें ना क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन करनी चाहिए प्लेजर की। जो खुशी होती है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक बोला उन्होंने हाइयर प्लेजर। इनका मानना था कि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं और मोरल होते हैं, ये हाईएस्ट प्लेजर को क्या करते हैं, ये एक्रू करते हैं। मान लो जो हम पढ़ लिख के बहुत बड़े फिलोसोफर बन गए, हमारी एकदम से बढ़िया किताबें वगैरह छप रही हैं, हमारा नाम हो रहा है, हमें अवार्ड वगैरह मिल रहा है और हमारी बहुत 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 ज़्यादा पहचान बढ़ गई पूरे इंडिया में, तो ये हमारा हायर प्लेजर है। मतलब आप इतने इंटेलेक्चुअल तरीके से पहुंच गए हो, ये एकदम हायर प्लेजर है, ये हर कोई इसको एंजॉय नहीं कर सकता। वहीं ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें ये बताते हैं कि लोअर प्लेजर जैसी भी चीज़ होती है, जिसमें क्या होता है, आप बॉडीली और सेंशुअल चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या कर सकते हो, इंजॉय करते हो। तो मतलब सिंपल सा इनका मतलब यही है कि जो लोग समाज में रह रहे हैं, जो सिर्फ खाना पीना घूमना फिरना इन सबको इंजॉय करते हैं, वो लोअर प्लेजर को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़े जो लोग हैं, वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, चाहे वो प्लेटो हो गए, सोक्रेट्स हो गए, ये सारे क्या है, इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रोन अप हो गए हैं, तो उनको नेक्स्ट लेवल का प्लेजर मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हायर प्लेजर और लोअर प्लेजर किसने डिस्टिंक्ट किया है, जेएस मिल ने किया है, ठीक है। तो इनका जो फेमस कोट है, कोटेशन, ये आपको प्लीज़ याद रखना क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, इट इज़ बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। इनका मानना है कि बेहतर है कि एक इंसान है वो डिससेटिस्फाई रहे लेकिन पिग सेटिस्फाई रहे। ये किसने बोला है, ये जेएस मिल ने बोला है। तो इसको भी आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। एंड अटेम्प्टेड टू बैलेंस इंडिविजुअल राइट विद कलेक्टिव वेलफेयर। ये क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं इंडिविजुअल राइट्स को मतलब कि कलेक्टिव वेलफेयर के साथ। अब देखो मेरे भी राइट्स एक जैसे, मेरे भी राइट्स एक जैसे हैं, आपके भी एक जैसे हैं, सबकी एक जैसे, तो इसको हम कलेक्टिवली वेलफेयर के लिए फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अगर राइट्स मिले हैं कि मैं कहीं भी प्लांट लगा सकती हूँ, यही राइट्स आपको मिले हैं, आप भी कहीं प्लांट लगा सकते हो, कहीं भी आपको ये एक फ्रीडम है, और 10-15 लोगों को सेम यही राइट है, तो हम सारे मिल के क्या करें, अपनी पूरी सोसाइटी में, अपने पूरे समाज में क्या करें, प्लांट्स लगा देंगे, फॉरेस्ट ग्रो कर देंगे, जिससे हम सबका भला होगा, हमें वुड मिलेगी, हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे, या फिर ये सब चीज़ें होंगी, हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, इसमें सबका भला होगा। जब हम सारे लोगों के राइट्स और हम सारे लोगों की नीड्स एक जैसी हैं, तो इसी से हमारा क्या आएगा, कलेक्टिव वेलफेयर आएगा। कौन कहता है, ये जेएस मिल कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जेएस मिल का यूटिलिटेरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है और इसको समझ लेना बढ़िया तरीके से। देन इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, ये बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो सबसे बढ़िया फॉर्म है किसकी, सरकार की। क्यों, क्योंकि ये एनकरेज करती है पार्टिसिपेशन को, लिबर्टी को और मोरल डेवलपमेंट को। ये बात सच है, जब डेमोक्रेसी होती है किसी भी देश में, तो वहाँ के सारे लोगों को वोटिंग राइट्स होते हैं, वो अपने मन से किसी एक नेता को चुन के सत्ता में बिठाते हैं, देन वो उसको क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूल करते हैं, उनके लिए लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो क्या करते हैं, आपको पार्टिसिपेशन करने की क्या देती है, पूरे
आज़ादी देती है। अगर कल मैं चाहूँ मैं भी किसी भी इलेक्शन पे खड़े हो सकती हूँ, आप चाहो तो आप भी हो सकते हो। ये हमें किसने प्रोवाइड किया? हमें डेमोक्रेसी दिया है। यहीं अगर मोनार्की होती क्या हम ऐसा कर पाते? बिल्कुल भी नहीं कर पाते, ठीक है। और इसके की आइडियाज़ देते हैं पार्टिसिपेशन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल एजुकेशन की बात करते हैं। एंड द सिटीजन लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू इन्वॉल्वमेंट। इनका मानना है कि लोगों को ना ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ताकि वो राजनीति को समझें कि राजनीति चलाई कैसे जाती है, लोग उसको एंजॉय कैसे करते हैं, किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। अभी देखो इंडिया में मैंने देखा है, इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे है। तो इन लोगों को ना अपने वोट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना नहीं आता। ये भाई एक मुर्गा और एक बोतल में बिक जाते हैं, किसी को भी वोट देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है अगले 5 साल तक यही लोग उन पर रूल करने वाले हैं, तो ये किस तरीके के होंगे। जो इंसान तुम्हें शुरुआत में ही इतना लालच दे रहा है, भर दे रहा है, तुम्हारा वोट खरीद ले रहा है, तो सोचो उसके खुद के अंदर कितना लालच हो रहा होगा। वो तुम्हारी बात कभी सुनेगा? और एक बार अगर कोई भी सत्ता में आ जाता है, जीत जाता है, वो चेहरा नहीं दिखता है कभी किसी का कि हाँ हम इस घर पे खाना खाया था बैठ के, इस घर पे झाड़ू लगाया था। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं देखना। तो अपना वोट को बहुत सही से इस्तेमाल करो, देखो हाँ भाई कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बाकी फालतू के मुद्दों से बिल्कुल दूर रहो। जो काम की चीज़ें तुम्हारा भविष्य बनाए, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनाए, वही आपको सबसे आगे रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि लोगों का जितना से जितना पार्टिसिपेशन बनेगा, वो रिप्रेजेंटेशन में या फिर गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होंगे, वो इतने ज़्यादा क्या हो जाएंगे? रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी उनकी शुरू। अगर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते ही नहीं है। हमारे 2 वक्त का खाना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या बन जाता है? नीड बन जाती है हमारी, यही मेहनत होती है। लेकिन एक बार आप अपनी क्या कहोगे? इन्वॉल्वमेंट करने लगोगे पॉलिटिक्स में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सिक्योर है, तो हम अपनी सरकार सही से चुनें, हमारे एजुकेशन पॉलिसी सही से रहें, सरकार अच्छी चुनें, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अच्छे चुनें। हमारी लोकल एरिया में जो हमारे चेयरमैन हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी में जो वर्क कर रहे हैं, वो गलत अगर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको हटा दें, उनको हरा दें और दूसरी पार्टी के लोगों को जिता दें, ठीक है। और ये सब कहाँ से आएगा? जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे किसमें? पॉलिटिक्स में। एंड ही सपोर्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटी। ये कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जितने भी लोग हैं उनका प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन होनी है गवर्नमेंट में, ठीक है। अब चाहे मान लो, मैं यहाँ पे नॉर्मल सा अगर आपको समझाऊँ, तो भारत में मान लो 4000 जातियाँ हैं, तो 4000 जातियों के लिए 4000 लोग होने चाहिए जो उनको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात कौन रखते हैं? JS मिल रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? माइनॉरिटी जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक लोग हैं किसी भी देश में, उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया हमने, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं लगाया, देन क्या होगा कि हर सीट से मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वो जीत जाएंगे, और जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उसकी कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और सजेस्ट की थी, इन्होंने प्लूरल वोटिंग के बारे में बोला था कि हमेशा क्या होनी चाहिए? प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं? हम सिंगल वोटिंग है, हमारे पास सबके पास एक ही वोटिंग राइट है, हम एक ही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बार बार डाल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव हो गए, विधान परिषद की हुई, ये सब विधान परिषद नहीं, विधानसभा के हो गए, तो हम सब एक ही बार तो वोट करते हैं। तो ये कहते हैं नहीं, एक बार नहीं वोट होनी चाहिए। वोटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा वोट्स होने चाहिए, बाकी सारे लोगों के पास एक एक वोट होना चाहिए। समझ रहे हो? मान लो कि अगर कल से नियम आ गया कि भारत में जितने भी अनपढ़ लोग हैं या फिर 10th क्लास से जितने भी नीचे पास हैं उनके पास सिर्फ एक वोटिंग राइट है, वो एक बार वोट कर सकते हैं। लेकिन जिसने 10th से मान लो ग्रेजुएशन की है, वो 2 बार वोट कर सकता है। और जिसने ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वो 5 बार वोट कर सकता है। तो इनका मानना है कि जो मेच्योरिटी है या फिर जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो टाइम के साथ साथ डेवलप होती है, एजुकेशन के साथ साथ डेवलप होती है। तो जो फैसला हम पढ़े लिखे लोग अच्छे से कर पाएंगे, वो क्या कर पाएंगे? वो नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे जो कम पढ़े लिखे हैं। इसलिए कहते हैं कि प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए। कौन? JS मिल कहते हैं। एंड ही अपोजेस डिस्पोटिज्म ऑफ माइनॉरिटी। ये क्या कहते हैं कि जो मेजॉरिटी के साथ, जो मेजॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रही है लोगों को, उसको अपोज करना चाहिए, ठीक है। वो चाहे अपने कल्चर को लेके बहुत ज़्यादा इतराते हों, चाहे धर्म को लेकर इतराते हों, और जिससे माइनॉरिटी ग्रुप को ये क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ओप्रेस कर रहे हैं। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ खत्म होनी चाहिए, ठीक है। एंड द डेमोक्रेसी शुड प्रोटेक्ट माइनॉरिटी एंड इंडिविजुअल। और जो डेमोक्रेसी है वो क्या करनी चाहिए? माइनॉरिटी को और हर इंसान को क्या करनी चाहिए? इक्वली प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि JS मिल के आइडियाज़ क्या कहते हैं विमेंस राइट के बारे में। ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो मिल वॉज द फर्स्ट मेल फिलोसफर टू डिफेंड विमेन इक्वलिटी। तो जो जे.एस. मिल है वो पहले ऐसे मेल आपको फिलोसफर देखने को मिलेंगे जो विमेंस की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर वोटिंग राइट्स या फिर अपॉर्चुनिटीज़ का राइट मैन को है तो देन विमेन को भी होना चाहिए, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए नेशन बिल्डिंग में। ऐसी बात कौन कर रहे हैं? जे.एस. मिल कर रहे हैं। जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है द सब्जेक्शन ऑफ विमेन, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो उन्होंने 1869 में लिखी है। इस बुक में इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और इसमें पेट्रियार्की की उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया था। ही क्रिटिसाइज द पेट्रियार्की डोमिनेशन एंड द लीगल इनइक्वालिटी। उन्होंने बोला है कि समाज में जितने भी ये पितृसत्तावादी लोग बैठे हुए हैं जो मतलब अपने घरों को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, विमेंस को आगे नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन विमेंस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो भी आगे आके काम कर सकती हैं, बात रख सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी उन्होंने क्रिएट कर रखी है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। इन लोगों का जो हार्ड वर्क है या फिर इन लोगों की जो टैलेंट है वो आगे नहीं आ पा रहा है। तो इसके साथ में कौन खड़ा होता है? जे.एस. मिल खड़े होते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि ये लीगल इनइक्वालिटी को भी क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। कैसे? लीगल इनइक्वालिटी का मतलब होता है जब लॉज ने ही आपको क्या कर रखा है, दबा रखा है। अगर लॉ ने आपको दबा रखा है तो सोसाइटी तो आपको ऑटोमेटिकली दबा के रखेगी। अगर यहीं पे लॉज में थोड़ा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हो, रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात रखी जाए तो आपकी बातों को भी इक्वली सुना जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर कहीं तक आपकी बात सही है देन कहीं ना कहीं आपके लॉज रेगुलेशंस के थ्रू वो चीज़ देखने को मिलेगी आपको समाज में, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये औरतों के बारे में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि जितनी भी सारी औरतें हैं वो सारी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दें, एजुकेट हों ज़्यादा से ज़्यादा। सफ्रेज की बात करते हैं जिसमें वोटिंग राइट्स की बात करते हैं। सारी महिलाओं को, औरतों को क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए एज मैन। जितने वोटिंग राइट्स आदमियों को प्रोवाइडेड हैं उतनी वोटिंग राइट्स कैसे होनी चाहिए, औरतों को भी होने चाहिए। उनको एम्प्लॉयमेंट दो, उनको नौकरी दो, साथ में उनको अपॉर्चुनिटी दो काम की, ठीक है। ये बात कौन करते हैं? जे.एस. मिल करते हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखनी है। एंड द मैरिजेस शुड बी पार्टनरशिप्स ऑफ इक्वल। तो ये कहते हैं जो शादी है वो क्या होनी चाहिए, वो एक पार्टनरशिप होनी चाहिए इक्वल्स के बीच में, ठीक है। हम ज़्यादातर क्या होता है कि कोई शादी वगैरह करते हैं तो उसमें दो लोगों को, एक लोगों को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा दिया जाता है कि हाँ ये लड़का है, ये बाहर कमाएगा और ये लड़की इसकी सेवा करेगी पूरे वक्त, क्यों? क्योंकि ये 2 वक्त की रोटी इसके लेकर आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो माइंडसेट डेवलप हुआ है सोसाइटी में, ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसको पूरी तरीके से ख़त्म होना चाहिए। 2 पार्टनर्स के बीच में शादियाँ होती हैं, इस तरह की बात कौन करते हैं? जे.एस. मिल करते हैं। जे.एस. मिल आपके फेवरेट हो जाएंगे जब इनकी आप बातें सुनोगे और इनके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। इन पार्लियामेंट ही सपोर्टेड अ बिल फॉर वीमेंस वोटिंग राइट। तो जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर ये क्या करते हैं, वीमेंस की वोटिंग राइट के बिल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपना वोट करते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, औरतों को क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, ठीक। देन इसके बाद हम देखेंगे, देखो हमने वुमेन्स राइट के बारे में डिस्कस कर लिया है। देन हम लिबरलिज्म और सोशल रिफॉर्म की ओर बात कर लेंगे कि लिबरलिज्म और सोशल रिफॉर्म के बारे में इनके क्या आइडियाज़ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ को हम यहाँ पे और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा किसको प्रोपोगेट करते हैं, ये करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म को। हमने जब लिबरलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, हमने अपने सारी की सारी आइडियोलॉजीज़ पढ़ी थी एक एक करके, चाहे वो लिबरलिज्म हो, कंजर्वेटिज्म हो, मल्टीकल्चरलिज्म हो। आई होप वो वीडियोस भी आपने अच्छे से देखी होंगी, क्योंकि आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या होता है, ठीक है। तो ये जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ये जे.एस. मिल के साथ साथ किसने दिया था, लॉक ने दिया था और बेंथम ने भी दिया था, ठीक है। जिसमें ये कहते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इंडिविजुअल लाइफ में। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, तो वो अपनी लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। और जब इंसान लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा देन वो समाज में भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, वो अपने खुद के वेलबींग में भी बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब आप गवर्नमेंट के राइट्स को या फिर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देते हो तो इसका मतलब क्या होता है, आप इंडिविजुअल्स को क्या दे देते हो, राइट्स दे देते हो, या फिर आप इंडिविजुअल्स को अपलिफ्ट कर देते हो, ठीक है। तो क्लासिकल लिबरलिज्म सिंपल सा यही कहता है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इंडिविजुअल की लाइफ में, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, वो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। इंडिविजुअल खुद सोच सकता है अपने अच्छे और भले के बारे में, ठीक है। ये कौन कहते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म कहते हैं। और इसी को सपोर्ट करते हैं मिल। तो जहाँ पे हम देख लेंगे मिल के कंट्रीब्यूशन क्या रहते हैं, ये लिबर्टी को यूटिलिटेरियन एथिक्स के साथ मिला देते हैं, जिसमें ये कहते हैं लिबरल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। इनका जो यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया क्या था, वो ये था कि इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर एक 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 व्यक्ति है उन सब की आइडियाज़ को हम समझें
उन सब के प्रिंसिपल्स को हम मानें, उन सब की अगर सोच अलग है तो हम उसको एक्सेप्ट करें। इसको अगर आप लिबर्टी के साथ जोड़ दोगे तो यही हो जाएगा लिबरल यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ये बात कहते हैं जेसमिल। और एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड स्टेट इंटरवेंशन इन द एरियाज लाइक पॉवर्टी, एजुकेशन एंड द हेल्थ। ये कहते हैं कि राज्य को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में अपना दखल अंदाजी करनी चाहिए, चाहे वो पॉवर्टी हो गया, अगर आपके राज्य में गरीबी है बहुत ज़्यादा तो राज्य को आगे आ जाना चाहिए, ठीक है, सरकार को आगे आना चाहिए। और वो सरकार क्या करेगी, उन गरीबियों को हटाने के लिए, गरीबों को नहीं एक्चुअली गरीबी को हटाने के लिए काम करे, पॉलिसीज़ लाए, साथ में लोगों के एजुकेशन पे वो ध्यान दे और साथ में हेल्थ केयर पे भी क्या करे, सरकार ही ध्यान दे, ठीक है। इसको प्रोटो वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को तो ऊपर रखा जाता है, वो लिबर्टी को एंजॉय करे, मस्त खाए पिए घूमे, एक्सप्रेस करे अपने थॉट को, लेकिन जो समाज में कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, चाहे वो भुखमरी हो गई, चाहे वो सुपरस्टिशन हो गया, चाहे वो हंगर हो गया, चाहे एजुकेशन क्राइसिस हो गई, वो सब कौन देखा, वो स्टेट देखा। प्रेजेंट डे भी यही होता है ना, यही तो स्ट्रक्चर है। हम अपनी लिबर्टी मस्त एंजॉय करते हैं, क्यों, क्योंकि सरकार ना हमसे जो पिछड़े लोग हैं, हमसे जो छोटे लोग हैं, उनकी पॉवर्टी का भी ध्यान रख रहा है, एजुकेशन का भी ध्यान रख रहा है। ये कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। लेकिन सरकार ने हमें पूरी आज़ादी दी हुई है कि आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी, आप अगर कल को जॉब करना चाहो देन आप जॉब कर सकते हो, अगर आप ठेला लगाना चाहो तो ठेला भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको लिबर्टी है उस काम को करने की, ठीक है। एंड बिलीव लिबर्टी शुड नॉट जस्टिफाई सोशल नेग्लेक्ट, बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं जो लिबर्टी है वो बैलेंस करनी चाहिए सोशल लिबर्टी के साथ, ठीक है। मतलब वही हार्म प्रिंसिपल को यहाँ पे ब्लाइंड करना चाह रहे हैं, ये इनका मतलब है। आप अपनी लिबर्टी को इस तरीके से एक्सरसाइज करो, यूज़ करो, जिसमें सोसाइटी का भी थोड़ा सा वेलफेयर हो, और सोसाइटी के जो लोग हैं वो अपनी जब लिबर्टी को एक्सरसाइज करें तो आपकी लिबर्टी उनके बीच में नहीं आनी चाहिए, आपका हार्म प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए उस जगह पे, ठीक है। और इससे ही क्या होगा, लोगों के बीच में फ्रीडम और सोशल जस्टिस को हम डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। और ये एक ब्रिज प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए और मॉडर्न लिबरलिज्म के लिए। देखो क्लासिकल लिबरलिज्म को हमने जब समझा था तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि स्टेट को बिल्कुल ही हटा दो इंडिविजुअल लाइफ से, लेकिन जो मॉडर्न लिबरलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं नहीं, स्टेट को पूरी तरीके से मत हटाओ, कुछ ऐसे एरियाज़ में स्टेट से बोलो कि वो काम करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जहाँ पे इंडिविजुअल खुद से नहीं कर सकता। तो देखो मिल ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया था कि पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सारे एरियाज़ पे कौन काम करेगा, स्टेट काम करेगा। वहीं जो इंडिविजुअल लिबर्टी हो गई, इंडिविजुअल फ्रीडम हो गई और इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हो गई, उस पे कौन काम करेगा, इंडिविजुअल खुद काम करेगा, इंसान खुद सोचेगा। तो ये क्या हो गया, क्लासिकल लिबरलिज्म हो गया। तो ये कौन है, जेएसमिल एक ब्रिज तो क्रिएट कर रहे हैं, ये क्लासिकल लिबरलिज्म का भी थॉट दे रहे हैं और साथ साथ मॉडर्न लिबरलिज्म का भी थॉट के बारे में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इनका क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, क्योंकि मिल को भी भाई क्रिटिसाइज़ किया जाता है, सारे थिंकर्स को किसी न किसी बात को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया है, तो भाई मिल को कैसे छोड़ दिया जाएगा। तो इनका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले कौन क्या कहता है, तो यहाँ पे जो यूटिलिटेरियनिज्म का यहाँ पे इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, तो इसको इस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, सीन एज कॉन्ट्राडिक्टरी विद हिज स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑन ऑफ लिबर्टी। देखो ये कहते हैं कि जो यहाँ पे लिबर्टी की बात कर रहे हैं कि हाँ लिबर्टी होनी चाहिए, हर हाल में लिबर्टी होनी चाहिए, वो एक कॉन्ट्रडिक्शन में देखने को मिलती है। आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल की लिबर्टी होनी चाहिए, वहीं आप दूसरी तरफ के अपनी दूसरी बुक में कह रहे हो कि इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को ऐसे यूज़ करे कि सोसाइटी को हार्म ना हो। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग व्यू क्यों हैं आपके। अगर आप एक बात ही हो इंडिविजुअल हमेशा क्या करे, सोसाइटी के लिए ही काम करे, या फिर आप यही कहो कि इंडिविजुअल अपने लिए काम करे। देखो अगर आप जेएस मिल के बारे में पढ़ोगे तो ये पहले नेगेटिव लिबर्टी से क्या होते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे थॉट अगर ऐसे ही हैं तो आगे चल के बदलेंगे नहीं। भाई ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है हमारा, आगे चल के हमारी सोच बदल सकती है, हमारे काम बदल सकते हैं, हमारे सोचने का तरीका, काम करने का तरीका बदल सकता है। तो वही सेम केस है जेएस मिल के बारे में। वो पहले नेगेटिव लिबर्टी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिसमें सरकार को बिल्कुल भी नापसंद करते हैं, लेकिन आते 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 आगे वो क्या करते हैं, स्टेट को इंटरवेंशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका मानना है कि कुछ कुछ एरियाज़ में स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल वो सारे काम खुद से नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ को ये एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा, पहले तो ये यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्रिटिसाइज होते हैं। दूसरा ये प्लूरल वोटिंग के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं। इनका मानना है एलिटिस्ट है ये, ठीक है। फेवर एजुकेटेड क्लास ओवर कॉमन सिटीजनशिप। ये कहते हैं कि जो तुमने प्लूरल वोटिंग का सिस्टम दिया है, जिसमें तुमने ये बोला है कि जितने भी समाज में इंटेलेक्चुअल हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, उनके पास बहुत सारे वोटिंग राइट्स होने चाहिए, लेकिन जो कॉमन पीपल है उनके पास एक होने चाहिए। तो ये तुमने बायसनेस क्यों क्रिएट करी। ये तो ऐसा हो गया ना कि तुमने अमीरों को बहुत ज़्यादा चढ़ा बढ़ा दिया कि तुम्हारे पास वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन तुमने गरीबों को तो एकदम ख़त्म कर दिया। फिर तुम्हारी इक्वालिटी की बात कहाँ गई, जब तुम इक्वालिटी कह रहे हो कि इक्वालिटी होनी चाहिए समाज में, गरीबी नहीं होनी चाहिए,
सारे लोगों को लिबर्टी होनी चाहिए, तो तुम एक तरीके से कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे हो, और कैपिटलिज्म में तो बहुत तरीके की बुराइयां हैं, तो ये भी इन पर एक एलिगेशन लगता है, ठीक है, प्लूरल वोटिंग को लेकर। दूसरा इनका हार्म प्रिंसिपल के ऊपर इन पे भी तंज कसा जाता है, तो वो कहते हैं क्रिटिसाइज एज वेग एंड डिफिकल्ट टू अप्लाई इन प्रैक्टिस। इनका मानना है जो तुमने हार्म प्रिंसिपल दिया है ये बहुत ज़्यादा वेग है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इनके जो क्रिटिक हैं वो कार्ल मार्क्स हैं, वो इनइक्वालिटी नॉट एड्रेस, वो कहते हैं इनइक्वालिटी इनके आइडिया से एड्रेस नहीं होगी, जो समाज में विविधता है, अमीर गरीब का फ़र्क है, वो इनके इनइक्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि आप अगर लिबर्टी लोगों को बहुत ज़्यादा दे दोगे तो लिबर्टी के दम पे जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो जाएंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे, पूरा मार्केट डोमिनेट कर लेंगे और सारी सर्विसेज को डोमिनेट कर लेंगे। जो नए प्लेयर्स हैं जो आना चाहें मार्केट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन कहते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। दूसरे कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा इन्होंने ओवर एम्फोसाइज कर दिया है। जो कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं वो कम्युनिटी की बात करते हैं, वो सोसाइटी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स को कम्युनिटी में ही रहना है, कम्युनिटी से ही उन्हें अपनी नीड्स मिलेंगी, कम्युनिटी से ही सारे काम करेंगे, तो आप कम्युनिटी से इंडिविजुअल को अलग नहीं कर सकते। लेकिन ये कहते हैं कम्युनिटेरियन वाले कि जो जेएस मिल है उन्होंने तो इंडिविजुअल को इतना ऊपर चढ़ा बढ़ा दिया है, उसको सेंटर में रख दिया है कि कम्युनिटी को पूरी तरीके से क्या किया है, डिसमिस कर दिया कि नहीं उसको भाई समाज की ज़रूरत नहीं है। जो आज के लोग होते हैं मुझे समाज की ज़रूरत नहीं है, समाज ने क्या दिया वो है, तो वो उस तरीके की ये बातें कर रहे हैं, ठीक है। इनके क्रिटिक्स, सबका क्रिटिसिज्म होता है भाई, कोई अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कैसे भी आइडियाज़ बता रहा है, किसी ना किसी क्षेत्र में उसका कंट्रीब्यूशन क्रिटिसिज्म होता ही है। इसका रिलेवेंस भी देखेंगे मॉडर्न टाइम्स में जेएस मिल का कौन कौन से रिलेवेंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम चाहे डिबेट करें, हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने थॉट को एक्सप्रेस करें, सेंसरशिप हो गया, फ्री प्रेस हो गई, ये सारी चीज़ कौन क्या है, ये फ्रीडम देती है स्पीच की। आज हमारे आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, और ये जो मिल का जो हार्म प्रिंसिपल है वो अभी भी अप्लाइड है। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा है, आपके अंदर पॉलिटी की समझ है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हार्म प्रिंसिपल को हमने अभी भी लागू किया है। आप सड़क पे तलवार लेकर एकदम चलने लगो, बोलो अरे मुझे लिबर्टी है, मैं तो किसी का भी गला काटूंगा, ये है वो है, और आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा और फांसी चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हार्म प्रिंसिपल के अंतर्गत तो यह था कि आप अपनी लिबर्टी को इस तरीके से एक्सरसाइज करो, इस तरीके से एंजॉय करो, दूसरे की लिबर्टी को ना हार्म पहुंचे, ठीक है। तो ये जो हार्म प्रिंसिपल है बढ़िया है, क्योंकि सब में अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ें पूरे दुनिया के लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा जो है इनका रिलेवेंस है वो डेमोक्रेसी का। इन्होंने डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाया बढ़ाया, डेमोक्रेसी के आइडिया को बहुत ज़्यादा क्या किया, फेवर किया। साथ में माइनॉरिटी के राइट्स को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया, कि बोला कि समाज में जब माइनॉरिटी मेजॉरिटी हर तरीके के लोग रह रहे हैं तो सारे लोगों के राइट्स कैसे होने चाहिए, प्रोटेक्टेड होने चाहिए। और वो राइट्स कौन प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड हिज वार्निंग ऑन मेजोरिटी आर टेरानी गाइड मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने बोला है कि जो मेजोरिटी होती है किसी भी देश में, वो कभी भी माइनॉरिटी लोगों पे क्या ना करे, अत्याचार ना करे। अब वो अत्याचार कैसे कर सकती है, वो कास्ट के बेसिस पे कर सकती है, रेस के बेसिस पे कर सकती है, जेंडर के बेसिस पे कर सकती है। जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी में लोग हैं, वो किसी भी बेसिस पे माइनॉरिटी को क्या ना करें, हैरेस ना करें, उनको क्या ना करें, डिस्क्रिमिनेट ना करें, ठीक है। फिर ये बहुत बड़े एक फेमिनिस्ट थिंकर के रूप में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस जो रहा है वो लिबरल फेमिनिज्म पे रहा है, ठीक है। ये जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, विमेन सफ्रेज मूवमेंट की बात करते हैं, जिनमें ये कहते हैं कि विमेंस को भी इक्वली वोटिंग राइट्स हो गया, विमेंस को जॉब की अपॉर्चुनिटी हो गई, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड हो। तो विमेंस को ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं या कुरीतियां हैं वो हम इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, जब विमेंस को भी हम इक्वली स्टेटस देंगे, इक्वली प्रिविलेजेस देंगे, और उनको इक्वली पोजीशन पे आने देंगे, ठीक है। साथ में ये कहते हैं कि विमेंस के जो वोटिंग राइट्स हैं उसको भी इक्वली कंसिडर करना चाहिए। अगर मैंने आपको पहले की चीज़ें पढ़ाई हैं तो ये बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वो स्लेव्स को और विमेंस को एक जैसा मानते हैं, कि भाई इनको तो यूज़ करो, बात खत्म, ये पूरी सोसाइटी, ये पूरी धरती जैसे सिर्फ और सिर्फ आदमी चला रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का एक बायसनेस हमें देखने को मिलता है। फिर ये बात करते हैं वेलफेयर स्टेट की और सोशल जस्टिस की। इनका वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, सोशल जस्टिस के बारे में इनका क्या कहना है। हिज बैलेंस्ड लिबरलिज्म पे वे फॉर द मॉडर्न वेलफेयर पॉलिटिक्स। इनका जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक मॉडर्न वेलफेयर पॉलिसीज़ की तरफ भी जाता है। पहले तो उन्होंने बोला
कि जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें अपनी लिबर्टी को बढ़िया तरीके से यूज़ करना चाहिए अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। साथ के साथ उन्होंने जब बाद में बोला, जब ये पॉजिटिव लिबरलिज्म की तरफ शिफ्ट हुए, देन उन्होंने कहा कि सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए अपने नागरिक के प्रति। उन्हें भी क्या करनी चाहिए, इस तरीके के नियम कानून लेकर आने चाहिए जिससे लोगों का भला हो। उनको ये दायित्व तो देना चाहिए सरकार को कि उनके राज्य में गरीबी ना आए, लोग अनपढ़ ना रह जाएं, भुखमरी ना आए। तो ये सब कौन इंश्योर करेगा, ये सरकार इंश्योर करेगी, ठीक है। तो ये रिलेवेंस आपने यहाँ पे पढ़ ही लिया है कि मॉडर्न डे में हमें कैसा रिलेवेंस देखने को मिलता है जेएस मिल का। साथ में इसकी की समरी को भी समझ लेंगे अच्छी तरीके से, क्या कहते हैं क्या नहीं। तो ये थिंकर ऑफ लिबर्टी हैं, ठीक है। ये हार्म प्रिंसिपल की बात करते हैं। हार्म प्रिंसिपल सारे लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। रिफाइन यूटिलिटेरिज्म, हायर वर्सेस लोअर प्लेजर। ये यूटिलिटेरिज्म को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। जिस तरीके से जेरेमी बेंथम ने यूटिलिटेरिज्म को एक क्वांटिटेटिव अप्रोच के थ्रू नापना चाहा, उसको मेजर करना चाहा, वहीं पे जो जेएस मिल है उन्होंने यूटिलिटेरिज्म को एक पॉजिटिव अप्रोच में क्वालिटेटिव मेजर्स के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया, ठीक है। जिसमें उन्होंने हायर और लोअर प्लेजर की बात की थी। हायर प्लेजर वो प्लेजर है जिसमें इंटेलेक्चुअली लोग इसको क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, चाहे मेडिटेशन के थ्रू होगा, एजुकेशन के थ्रू है, ठीक है। ये एलिटिस्ट जो थ्योरी है उसको प्रमोट करते हैं थोड़ा सा। लोअर प्लेजर क्या है, मटीरियलिस्टिक प्लेजर है, आपके पास फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, इसी में खुश हो, तो ये बहुत ज़्यादा लोअर प्लेजर है। कभी अपने आप को जानो, पढ़ो, इंटेलेक्चुअल बनो, स्कॉलर बनो, तो तब क्या है, एक अलग ही तरीके का अनुभव होगा आपको, ठीक है। एंड द डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट, इनको एक डेमोक्रेटिक थ्योरिस्ट बोला जाता है, जो क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल वोटिंग की बात करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उनके लिए अच्छा होगा, लोग उनके लिए पॉलिसी बना पाएगी सरकार, और वो सरकार पर चेक्स एंड बैलेंस का एक पूरा अच्छा उदाहरण बन सकेंगे, ठीक है। फेमिनिस्ट पायोनियर है, मतलब ये फेमिनिज्म को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, जिसमें इक्वालिटी की बात करते हैं कि सारे मेंस और वुमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कोई जेंडर बेसिस पे इनइक्वालिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन हो। और इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं कि जो जितनी वुमेन से जिनको सालों तक क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो भी आगे आएँ और अपना खुद का क्या करें, उत्थान करें, ठीक है। लेगेसी अगर हम जेएस मिल के देखें, देन रिमेन अ सेंट्रल फिगर इन लिबरल पॉलिटिकल थॉट एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लिबरल फिगर रहते हैं पॉलिटिकल थॉट में और मॉडर्न थ्योरीज में, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट जेएसएमएल। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि इनके बारे में इससे ज़्यादा है नहीं, आपको बस यहीं से सारी चीज़ समझनी है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर कहीं आएगा नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना और पढ़ते रहो आराम से, ठीक है। एग्जाम को भी बहुत टाइम है, तब तक हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। और मेक श्योर कि आप ये दिसंबर में एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं और ये आपका जेआरएफ नेट्स आप क्वालिफाई हो गया, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।